अलीगढ़ का एक मशहूर बाज़ार है जिसका नाम है अमीर निशा। दरअसल इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। एक व्यक्ति अपनी कार से अपनी पत्नी को लेके, जो कि गर्भवती है, उसको बाज़ार से कार लेके निकल रहा था कि पीछे से एक बाइक सवार लगातार हॉर्न बजा रहा है। उस कार सवार इंजीनियर ने पीछे मुड़कर देखा और कहता है कि भाई इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो, क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है? बस इतना कहना था कि उस बाइक सवार ने अपनी पिस्टल निकालता है और आगे जाता है। आगे जाने के बाद गोली मारकर उस इंजीनियर की हत्या कर देता है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है, शोर मच जाता है, हंगामा खड़ा होता है। ये कोई पहला वाक़या नहीं था इस व्यक्ति का। अगर हम हत्याओं की बात करें तो उसको याद नहीं है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितने कत्ल किए हैं, कितनी हत्याएँ की हैं। जो भी वो काम करता है वो बड़े काम करता है, भयानक काम करता है, जिसको सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या इस दुनिया में इतने भयानक लोग रहते हैं? तो क्या ऐसे लोगों का समाज में ज़िंदा रहना ज़रूरी है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। भारत के कानून ने इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई है। कब मिलेगी अभी कुछ पता नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर। इसी बिजनौर ज़िले का एक थाना लगता है सहसपुर। बात कर रहा हूँ 2 और 3 अप्रैल 2016 की। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, उसका एक बेटा है 10 साल का और एक बेटी है 12 साल की, अपनी वैगनार कार से शादी समारोह में शामिल होकर रात के लगभग 12:45 पर अपने घर की ओर निकले। और जैसे ही वो घर की ओर जा रहे हैं, रास्ते में एक इलाका है ताल कटोरा, वहाँ पर एक पुलिया का निर्माण चल रहा था। निर्माणाधीन पुलिया थी, यहाँ से निकलना आदमी की मजबूरी थी, धीरे से चलना। अचानक ही पीछे से एक बाइक आती है। बाइक पर 2 लड़के सवार होते हैं और वो उस बाइक को उस कार के आगे खड़ी कर देते हैं। और खड़ी करने के बाद अंधेरा होता है। जैसे ही नॉक किया जाता है शीशे को, तो शीशा नीचे उतरता है और उसके बाद वो बाइक सवार युवक गोली चलाने लगता है। 1-2 नहीं, लगातार गोली चला रहा है। मैगज़ीन ख़त्म होती है, फिर दूसरी पिस्टल लेता है, वो पूरी खाली कर देता है। फिर एक पिस्टल लेता है, फिर उसे पूरी खाली कर देता है। फिर एक पिस्टल लेता है, फिर उसे खाली कर देता है। अब उस खाली पिस्टलों में अब गोलियां नहीं थीं, तो मैगज़ीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक लगभग 33 गोलियां मारी थीं। और इस 33 गोलियों की गूंज उस ताल कटोरा इलाके में फैल जाती है। लोगों को यह एहसास हो जाता है कि जंगल में आज कुछ बड़ा कांड हुआ है। लोग दौड़ते हुए, भागते हुए मौके पर पहुँचते हैं। तब तक वो बाइक सवार वहाँ से भाग जा चुके थे। वैगनार कार के अंदर एक हस्बैंड है जो कि मर चुका है, एक महिला है जो कि घायल है, और उसी गाड़ी के अंदर, उसी कार के अंदर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं जो बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उनकी घिघिया बंधी हुई थी, वो रो रहे हैं। गांव वालों ने देखते ही तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन करने के बाद ये इत्तला दी, ये बताया कि साहब यहाँ पर गोली चली है और कार सवार एक व्यक्ति को अनगिनत गोलियाँ मारी गई हैं। पुलिस मौके पर आती है, शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसे ही इस व्यक्ति की शिनाख्त की जाती है तो पुलिस हैरान हो जाती है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि डिप्टी एसपी तंजीम अहमद, जो कि NIA का एक डिप्टी एसपी है, अधिकारी है। और एक अधिकारी को गोली मारना ये वाकई बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो भी थोड़ी बहुत नहीं। अगले ही दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि 24 गोलियां मारी गई थीं इस अधिकारी को, और उसकी पत्नी को 4 गोलियां मारी गई थीं। बाकी गोलियां मिस हो जाती हैं। गनीमत ये रहती है कि बच्चे जो होते हैं दोनों बच जाते हैं, लेकिन उन बच्चों की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्हें कुछ नहीं मालूम किसने गोली मारी है, कौन गोली मारने वाले थे, क्योंकि वो सीट के पीछे जाकर छुप जाते हैं, अपनी जान बचाते हैं। बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन इतने बुरी तरह डरे हुए थे। आज इस घटना को 6 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी वो बच्चे इतने डरे और सहमे रहते हैं। पुलिस इस मामले की जांच करना जब शुरू करती है, क्योंकि मामला NIA से जुड़ा हुआ था और ये एक राष्ट्र की जांच एजेंसी है, और जांच एजेंसी के अधिकारी को अगर इस तरह से मारा गया है तो जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी आतंकवादी ने ये हमला किया है। और सीधा नाम जाता है पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान की ओर जब इशारा जाता है, जांच पड़ताल शुरू करते हैं, तो इसमें चाहे वो STF हो, चाहे वो ATS हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, ऐसी कौन सी जांच एजेंसी थी भारत सरकार की जो इस मामले की जांच पड़ताल में नहीं जुट जाती है? और ये खबर फिर सोशल मीडिया पर, ये खबर अखबारों में, टेलीविज़न पर आग की तरह फैल जाती है।
और लोग फिर तरह तरह की बातें करने लगते हैं, अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि पाकिस्तान क्या इतना क्रूर हो चुका है कि हिंदुस्तान के अंदर अपने लोगों को भेजता है और हमारे इतने वीर व्यक्ति को मार गिराता है। जब यही बात चल रही थी, तमाम तरह की बात चल रही थी, लेकिन इसी बीच में एक लड़का एक मोबाइल रिचार्ज करने वाली दुकान पर जाता है और जाकर कहता है कि सुन भाई, तेरे पास जो फुटेज है फला रात की, यानी कि 2 और 3 अप्रैल की रात की, उसे डिलीट कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो लड़का जाकर कुछ इस तरह से दुकानदार को जब धमकाता है, उधर जो देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच पड़ताल में लगी हैं, तभी वो व्यक्ति दुकानदार डरता हुआ, घबराता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। कहता है कि साहब, मुझे एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 या 25 साल के आसपास रही होगी, वो मुझे धमका रहा था, कह रहा था कि रात की जो फुटेज है उसको डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, मुझे बचा लो, नहीं तो लोग मुझे मार डालेंगे। पुलिस उसी सीसीटीवी फुटेज के पास जाती है, उसी दुकान के पास जाती है और इसी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश करती है, तो एक चेहरा उसमें दिखाई देता है। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि रैयान नाम के एक लड़के का होता है, जो कि सहसपुर इलाके का रहने वाला है, उसी के गाँव का रहने वाला है और दूर का उस अधिकारी का रिश्तेदार भी लगता था। पुलिस ने इसमें कोई चांस नहीं लिया, तुरंत ही उस लड़के को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद उससे पड़ताल की जाती है। वो बताता है कि साहब, ये मरने वाला जो अधिकारी था उसका मामा लगता है, उसके रिश्तेदार लगता है। इसके परिवार के लोगों को ये परेशान किया करता था। क्या परेशानी थी, कोई ख़ास वजह तो नहीं बताई, लेकिन दूसरा नाम जो सामने आता है मुनीर का नाम सुनने के बाद पुलिस को लग रहा था कि शायद कोई ऐसा ही नाम होगा, लेकिन मुनीर वाकई बहुत ख़तरनाक नाम था। जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है, जब उसने उस रात का घटनाक्रम बताता है, तो वो कहता है कि साहब, हमने गाड़ी आगे लगाई थी, हम भी उस शादी समारोह में शामिल थे, जिसमें शादी समारोह में वो अपनी भांजी के उसमें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। हम वहाँ के रैकी कर रहे थे, कब निकलना है, कब उनके पीछे जाना है, ये पूरी तैयारी थी। 4 हमारे पास पिस्टलें थीं और सारी की सारी पिस्टल 2 मेरे पास, 2 मुनीर के पास थी, लेकिन जब भी पिस्टल खाली हो जाया करती थी तब वो मेरे हाथ से छीन के तुरंत लगातार गोलियां चला रहा था। उससे बताता है कि जब तक उसने मार नहीं दिया, मारने की कोई प्लानिंग नहीं थी, उसको लग रहा था कि सिर्फ अधिकारी को धमकाया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उसने ताबड़तोड़ मुनीर ने गोलियां चलाईं, उसको देखकर वो भी डर जाता है, वो भी सन्न रह जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वहाँ गए तो थे सिर्फ डराने के लिए, लेकिन हत्या करने की आखिरकार क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। सुरक्षा एजेंसियों का जो जांच थी वो पाकिस्तान से और आतंकवाद से हटकर अब मुनीर की तरफ लग जाती है। पुलिस के लिए बस एक ही काम था, मुनीर को तलाशना, लेकिन मुनीर भाग चुका था और इसलिए रयान डर चुका था। रयान डर गया था क्योंकि पुलिस जांच करती तो शायद उस सीसीटीवी तक पहुंच जाती, इसलिए वो सीसीटीवी वाले को जाकर धमका रहा था कि कोई आए तो उसे दिखाना मत, क्योंकि पुलिस, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं बल्कि भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ जिसमें जाँच पड़ताल में जुट जाती हैं। मगर हैरानी इस बात की होती है कि मुनीर किसी के हाथ नहीं लगता। तब कहीं जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस 4 जाबाज ऑफिसर, जिसमें इंस्पेक्टर अजय कौशल, राकेश यादव, दुर्विजय सिंह, फिरोज़ खान, इन चारों को एसटीएफ का एक जिम्मेदारी दी जाती है, लखनऊ से अटैच किया जाता है और इससे कहा जाता है कि किसी भी कीमत पर, यानी 2 महीने के लिए इनका अटैच किया जाता है, किसी भी कीमत पर हमें मुनीर चाहिए। और मुनीर के लिए ये अब इधर से उधर इन्होंने जगह जगह जब छापेमारी करनी शुरू की है, क्योंकि मुनीर एक ऐसा शातिर व्यक्ति है, वो मोबाइल नहीं चलाता, उसके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसके आधार पर उसे पकड़ा जा सके। आखिरकार पुलिस को एक लीड मिलती है और जब लीड मिलती है वो मिलती है नेपाल में जाकर, और नेपाल में जाते ही पुलिस जब दबिश देती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि वहाँ पर उसका एक दोस्त है अतीउल्लाह खां, वह अतीउल्लाह के पास है, उसके साथ है। तो पुलिस नेपाल पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ अतीउल्लाह मिलता है, वहाँ पर मुनीर नहीं मिलता। अतीउल्लाह को गिरफ़्तार किया जाता है और सीधा जेल में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद फिर छापेमारी शुरू होती है। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, जहाँ जहाँ से उसने पढ़ाई की थी, जहाँ जहाँ भी उसके कनेक्शन थे, ऐसे हर कनेक्शन को तलाश किया जाता है, लेकिन मुनीर का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। इसलिए पुलिस वाले वाकई परेशान थे और हैरान थे। लेकिन कहते हैं कि पुलिस अगर अपनी सी पे आ जाए तो शायद कोई भी अपराधी, चाहे वो 7 ज़मीन की तह के अंदर पहुंच जाए, लेकिन पुलिस से नहीं बच सकता। और रेहान के यानी कि मुनीर के बारे में पता चलता है कि वो मुंबई के रास्ते होकर वो सीधा दुबई की तैयारी कर रहा है, दुबई भागने वाला है। और पुलिस को लीड मिलती है कि वो दिल्ली और गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर एक मकान में छिपा हुआ है, यहाँ से वो मुंबई जाने की तैयारी में है। तब ये चारों जाबाज ऑफिसर जाते हैं और 26 जून 2016 को, यानी कि इस घटना के लगभग 2-2.5 महीने के बाद आखिरकार मुनीर पकड़ा जाता है। और मुनीर को पकड़ने के बाद
जब ये जाबाज ऑफिसर अजय कौशल, राकेश यादव, दुर्विजय सिंह, फिरोज़ खान जब पड़ताल करते हैं, जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो ये सन्न रह जाते हैं, क्योंकि सन्न रहने वाली बात थी। ये मुनीर कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि बहुत ही खतरनाक अपराधी। ये वही अपराधी है जिसने क्या अलीगढ़ के उस अमीर निशा बाज़ार के अंदर एक इनोसेंट, एक ऐसे इंजीनियर को गोली मारी थी जो कि अपनी बीवी के मायके में आया हुआ था। उसे कुछ ख़रीदारी कराने के लिए उसके घर आया था, उसको बाज़ार में लेके जा रहा था। अब वो सिर्फ इतनी सी बात पर कि हॉर्न क्यों बजा रहे हो भाई, पीछे से तुरंत गोली आती है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं था बल्कि ये मुनीर ही था। और मुनीर, अब उससे पूछा जाता है कि तुमने उसको क्यों मारा है, तो बस वो कहता है कि वो नफ़रत करता था। नफ़रत कुछ गांव की थी, नफ़रत कुछ परिवार की थी, और नफ़रत कुछ ऐसी थी कि उसने कुछ छोटी मोटी आपराधिक वारदात नहीं की थी। 28/12/2015 को उसने बिजनौर का धामपुर इलाका है, वहाँ पर कैश वैन लूटता है, और कैश वैन के अंदर 91 लाख रुपए होते हैं। और जब विरोध करता है गार्ड तो उसको यूं ही गोली मार देता है। गोली मारना उसके लिए तो ये समझ लीजिएगा बाएं हाथ का खेल था। ठीक वैसे ही सन 2016 में एक 10 लाख की लूट होती है बिजनौर के सहसपुर में, इसको भी यही अंजाम देता है। ऐसी ही एक घटना थी दिल्ली के रूपनगर में। कैश वैन की गाड़ी थी और उस गाड़ी में जो एक व्यक्ति है जो कि गार्ड होता है, वो गार्ड उस पैसों को बचाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ कोशिश की थी, लेकिन मुनीर ने उसको गोली मारी और 1.5 करोड़ रुपए उसमें नकदी थी। उस बैग को लूटता है और वहाँ से भाग जाता है। जब पुलिस वाले ये बातें उससे कर रहे हैं और वो धीरे धीरे करके ये बताना शुरू कर रहा है, तो वो आगे कहता है कि साहब, अलीगढ़ में एक मीना का पुल है, वहाँ पर उसने बैंक से 32 लाख रुपए की लूट की थी, और इसी बैंक से उसने एक बार फिर 35 लाख की लूट की थी। यानी कि आप देखिए कि अपराध का जो उसका गिराफ था वो छोटा मोटा नहीं था, बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ा था। जाफराबाद में उसे एक पिस्टल बहुत अच्छी लग रही थी सिपाही धर्मपाल की। वो कहता है कि ये पिस्टल मुझे चाहिए, तो धर्मपाल उसका विरोध करता है। जैसे ही धर्मपाल उसको पिस्टल से गोली मारने की कोशिश करता है या अपनी डिफेंस बचाने की कोशिश करता है, तुरंत ही मुनीर उसको एक गोली मारता है और वही मारकर उसकी पिस्टल को लूटता है और चला जाता है। ठीक वैसे ही अलीगढ़ सिविल लाइन में रेलवे के मजिस्ट्रेट, उनके गनर सुरेश बाबू के पास बड़ी खूबसूरत अच्छी पिस्टल थी। वो कहता है कि पिस्टल, मुनीर कहता है कि मुझे चाहिए, तो सुरेश मना करता है, कहता है कि ये पिस्टल नहीं दे सकता, तुरंत गोली मारता है और उससे पिस्टल छीन लेता है। वो यही नहीं थमता, वो बताता है कि अलीगढ़ में ही PWD के एक ठेकेदार हैं, उनकी उन्हें रिवॉल्वर पसंद आई, तो उसने कहा रिवॉल्वर चाहिए। तो मुनीर ने जब रिवॉल्वर मांगी, उसने अपने बचाव में कुछ करने की कोशिश की, तो PWD के ठेकेदार को भी गोली मारता है और उसकी रिवॉल्वर को लूट लेता है। ऐसे ही उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र आलमगीर की दिन दहाड़े उसने हत्या कर दी थी। जब हत्याओं के सिलसिले में उससे बातचीत की जाती है तो मुनीर कहता है कि साहब, मुझे याद नहीं है, 9 तक गिनती याद हैं, लेकिन हो सकता है कि 17, 18 या उससे ज़्यादा हत्याएं की हों। इससे ज़्यादा हत्याएं, इससे कहीं ज़्यादा उसने लूट की वारदात की थी। कुछ ऐसी घटनाएं थीं जो पब्लिक के सामने, पुलिस के सामने आ चुकी थीं। जब पुलिस ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया है तो 33 ऐसी वारदात थी जो कि उसके नाम पर चढ़ी हुई थी। ऐसी न जाने कितनी वारदात थी जो उसके नाम पर चढ़ी हुई नहीं थी। मुनीर का जब नाम उन चारों अधिकारियों ने, जिनको STF के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, तो वो हैरान रह जाते हैं। तब तक पुलिस भी इस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी कि जो भी इस मुनीर को पकड़ कर लेकर आएगा, NIA के अधिकारी तंजीम अहमद के हत्यारे को जो पकड़ेगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस इसको लाती है पकड़ कर, फिर इसके बाद खुलासा होता है, और खुलासा करने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि तंजीम अहमद का मामला इतना ख़तरनाक नहीं था, बल्कि मारने वाला वो बहुत ही डेंजर व्यक्ति, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और जेल भेजती है। लगभग 6 साल के बाद, यानी कि 21 मई 2022 को बिजनौर के अपर सत्र एवं न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने मुनीर और उसके साथी यानी कि रैयान को सजाए मौत का हुक्म सुनाते हैं। कहते हैं कि ये दोनों व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं हैं, इन व्यक्तियों का जीना शायद सही नहीं है। ये व्यक्ति अगर समाज में रहेंगे तो ऐसे ही लूट, हत्याएं और ऐसे ही घटनाएं, आपराधिक वारदात होती रहेंगी, और इनोसेंट जो कि बेकसूर लोग हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो मारे जाते रहेंगे। पुलिस जब इसमें मामले में जांच करती है तो इसने कई लोगों को सिर्फ गाड़ियां छीनने के लिए, क्योंकि एक बार ऐसे भी वारदात हुई थी, इसके पास पैसों से भरा हुआ बैग ज़्यादा बड़ा था और जो इसके पास गाड़ी थी वो छोटी पड़ रही थी। एक गाड़ी को लूटने के लिए उस ड्राइवर को गोली मारता है और उसकी गाड़ी छीन लेता है। कई गाड़ियाँ इसने ऐसे ही लूटी थी। वो सिर्फ गाड़ियाँ रोकता था, रोकने के बाद सिर्फ गोली मारता था और गाड़ी भी लूट लिया करता था। जो पिस्टल पसंद आती थी, जो हथियार पसंद आते थे, उनको लूटता था। और इसीलिए इसने अपने उस लूटे हुए धन से, लूटे हुए सामानों से
अकूत संपत्ति भी इकट्ठी की। पुलिस जब इसको गिरफ्तार करती है तो इसके 2-3 और साथियों के नाम सामने आते हैं, जैनी, रिजवान, तंजीम। लेकिन इनके नाम सामने तो आते हैं, लेकिन पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते, इसलिए कोर्ट इनको बाइज्जत बरी कर देता है। और मुनीर और रैयान को डॉक्टर विजय कुमार न्यायाधीश जज साहब कहते हैं कि इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते मैं आपको ये और बता दूं कि एक बहुत बड़ा बदमाश रहा है, बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है, मुन्ना बजरंगी, आपने नाम सुना होगा। मुख्तार अंसारी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के लोगों ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हमें मुनीर से हमारी मुलाकात कराएगा, यानी कि मध्यस्थता कराएगा, तो हम उसे पुरस्कार में 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जो मुनीर की मुलाकात करा सके, क्योंकि मुनीर के पीछे उत्तर प्रदेश और भारत की कई ऐसी एजेंसियां थीं जो लगी हुई थीं। जाते जाते मैं आज आपको बताता चलूं, अब्दुल गुज्जर हैं जो कि इनकी महिला मित्र हैं, आज उनका जन्मदिन है और इन्होंने ये बात कहलवाने के लिए बहुत सारे मैसेज किए। तो अब्दुल गुज्जर जी, आपकी महिला मित्र को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने नाम पूछा तो नाम बताने से इन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही जो फेसबुक पर कमेंट करने वाले साथी हैं उसमें अब्दुल गुज्जर, रक्षा प्रजापति, अमीर जोशी, जितेंद्र कुमार सहरसा बिहार से हैं, अली सईद, सोमवीर पाल, नरेंद्र सिंह, नीतीश अरोड़ा, प्रकाश यादव, दिलीप वर्मा, हसमत खान दुबई से हैं, मोहम्मद असलम, मोहम्मद खान, मोहम्मद मनोवर हुसैन, ब्रजेश शर्मा जी। ये तो रहे फेसबुक के। यूट्यूब से संजीव शुक्ला, पंकज कुमार, भारती साहू, निर्मल कुमार, रमाकांत सिंह, राय सिंह रावल, मिस्टर जुगल, देवराज राजपूत, शाहनवाज खान, राम संधू, इमरान अंसारी, आलम खान, तरुण पाठक। इन लोगों के कमेंट बहुत शानदार होते हैं। मैं इनके कमेंट को आप लोगों को सैल्यूट करता हूं, आप मेरा हौसला अफजाई करते हैं। और मोहम्मद रिंकू सिद्दीकी, सुनील लोधी, राजेंद्र कमाबत पटेल, श्रवण सिंह और शाहरुख खान, सिफ्तैन अहमद, अभिषेक, सुनीता यादव, निशा खान, इन्होंने अपील की थी कि इनका नाम लिया जाए। दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नई स्टोरी लेके आता हूं, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।